एक्सरसाइज ई मीन्स में कहां से करना है? कुछ तो कर लिए होंगे। कहां तक कर लिए बताओ? हाँ, बीच बीच में किए हैं। चलो 1 से 5 में बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 5 5 क्वेश्चन सही नहीं है, इसको छोड़ दो 5 को। और इसके अलावा 3 थर्ड बता रहे हैं। The phase AB would get transmitted to phase AB AC of the prism provided. AC से ट्रांसमिट होने का बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। पहले भी एक्सरसाइज उसमें O2 वगैरह किसी में आता है, ये मैंने बताया भी था। क्लास में भी ये किया है इसका। बस ये साइन इनवर्स देख के तुम लोग डर रहे हो, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये शायद पहले भी क्लास में मैंने डिस्कशन किया है, शायद इस क्वेश्चन का पहले कर चुका हूं भाई मैं, तो उसको नोट नहीं किया गया। अब नोट नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी है क्वेश्चन को, फिर तो क्लास के बाहर डाउट में पूछो तुम लोग आके। उसका कंडीशन में फिर बता देता हूं। यहां पर ये जो एंगल होगा, ये वाला R2, ये क्या होगा? ट्रांसमिट होने के लिए लेस देन C। R2 को लिखो A माइनस R1 लेस देन C। R1 को स्नेल लॉ से लिखो, C को साइन इनवर्स 1 में लिखो। दोनों तरफ साइन इनवर्स को उधर उधर कुछ एडजस्ट कर लो, आ जाएगा थीटा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके बता चुका हूं ऑलरेडी मैं। 6 to 10 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 8। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज F1 इक्वल टू 2F2। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम पहले कर चुके हैं उनको आप पूछेंगे। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्वेश्चन बताया उनको हम नोट करें। अदरवाइज नहीं भी किया किसी भी कारण से, तो फिर उसको हम दोबारा पूछें आउट ऑफ द मतलब क्लास के बाहर या डाउट क्लास में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 to 15 11 to 15 क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करके बताया था क्या अभी? देखो 12 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है तो इजी बट थोड़ा लेंदी ज्यादा है ये। मैं बता देता हूं 12 करके। एक ऑब्जेक्ट पिन रखी है 18 सेंटीमीटर पर और उसकी इमेज 18 सेंटीमीटर पर ही बन रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये हमें पता है मिरर लेंस का कॉम्बिनेशन है। मिरर लेंस कॉम्बिनेशन को हम किससे रिप्लेस करते हैं? मिरर से। तो मान लेते हैं हमने इसको एक मिरर से रिप्लेस कर दिया जिसकी फोकल लेंथ है F इक्विवेलेंट, और यहां पर ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यही बन रही है इन्वर्टेड। ऐसा कब होता है? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है A और सेंटर पे है, तो ये डिस्टेंस 18 हो गई R के इक्वल, और R होता है 2F इक्विवेलेंट के बराबर। तो F इक्विवेलेंट कितना आ गया इसका? 9। समझ में आया? 9। अब हम F इक्विवेलेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला P इक्विवेलेंट बराबर 2PL प्लस PM। P इक्विवेलेंट को अपन लिख सकते हैं -1/F इक्विवेलेंट। और मिरर यहाँ कौन सा है? ये वाला नीचे वाला प्लेन मिरर की पावर क्या होती है? प्लेन मिरर की पावर होती है 0, क्योंकि 1/F होती है और F इनफाइनाइट होती है। तो FL कितना आ गया यहाँ से? F इक्विवेलेंट की वैल्यू 9 है, तो FL कितना आ गया? F इक्विवेलेंट -9 लिखूंगा बेसिकली मैं। क्यों लिखूंगा -9? क्योंकि वो कौन सा मिरर है? हाँ, कॉनकेव। तो FL कितना आ गया? 18। अब बोला है इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट तो ये। अब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर दिया है इसके बीच में, मिरर और लेंस के बीच में इधर। अब ये जो लिक्विड फिल किया है, क्या ये भी एक लेंस बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। नहीं, अब हमारे पास एक तरह से कितने लेंस हो गए? 1 प्लस 2, ठीक है, ये वाला लेंस प्लस ये लिक्विड वाला, और प्लस क्या है? एक मिरर। इनको भी पूरे को किससे रिप्लेस करेंगे? मिरर से रिप्लेस करेंगे। और इस बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, तब उसकी इमेज वहीं बन रही है 27। यानी कि इस बार जो ये मिरर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पर है? 27। यानी कि F इक्विवेलेंट कितनी है इसकी? 27/2।
तो अब वापस से मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा जो उधर लगाया था, पी इक्विवेलेंट का, वो वाला क्या, पी इक्विवेलेंट बराबर, अब दो लेंस है, लेंस 1 लेंस 2, तो 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस 1 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ लेंस 1 क्या होगी, 1/FL1, पावर ऑफ लेंस 2 क्या होगी, 1/FL2, पावर ऑफ मिरर तो प्लेन मिरर है, इसकी क्या हो जाएगी 0। FL1 मैंने वहां से निकाल लिया, कितना है 18, तो ये हो जाएगा 2/18 प्लस FL2 मुझे नहीं पता, और P इक्विवेलेंट क्या होगी -1/F इक्विवेलेंट, और F इक्विवेलेंट कितनी है 27/2, लिख दो यहाँ 20 -27, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया मेरे पास FL2, ये देखो 2 2 कट गया, उधर जाएंगे इसको 1/27 माइनस 1/18, एलसीएम आएगा 54 माइनस 1/54, तो ये आएगा FL2 इक्वल टू -54। ये लेंस 2 की पावर, वो फोकल लेंथ आ गई। लेकिन मुझे तो बताना था क्या, इसका म्यू बताना था, इसके अंदर ये म्यू कितना है इसका, है ना, वैल्यू ऑफ म्यू वन। अब उसके लिए क्या करूं, म्यू1 के लिए ऑब्वियसली लेंस मेकर लगाऊंगा, लेकिन उसमें दिक्कत ये है, दो वेरिएबल हो जाएंगे म्यू1 और आर, रेडियस, रेडियस नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो रेडियस के लिए क्या करें, देखो ये रेडियस इसकी वही होगी जो इसकी रेडियस होगी, तो ऊपर वाले लेंस की रेडियस लगा लो आप पहले L1 की, तो L1 के लिए फोकल लेंथ कितनी थी 18, तो L1 के लिए 1/18 म्यू कितना था इसका 1.5 -1 1/r माइनस माइनस, तो 2/r होता है, ये तो कई बार आ चुका है पहले भी, 2/r बन जाता ना वो, तो ये बन गया r बराबर कितना 18 सेंटीमीटर। और कैसे चली पढ़ाई, बढ़िया शानदार। अभी टेस्ट है आपका परसों संडे को, तैयारी बढ़िया है? हाँ, पेपर टफ आना शुरू हो गए आजकल, यहाँ नहीं, अभी जैसे नीट का हुआ था पता है आपको, तो आजकल टफ पेपर आना वापस शुरू हो गया है। बोर्ड में भी शायद टफ था इस बार, है ना, फिजिक्स का, और नीट में किसका टफ था? चलिए ठीक है। अभी आपका एक ओपन सेशन होने वाला है, आपका बैच कौन सा बेटा, एक मिनट, एक कभी CWC1, ठीक, CWC1 यानी कि यह है सेकंड 26 मई को 11:30 to 1 PM, ठीक है, 11:30 बजे सुबह आपका ओपन सेशन होगा। रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे। अभी हमने थोड़ी जगह चेंज करी, इस बार जो आपका ओपन सेशन है वो समूनस समरस सभागार में है। कहाँ पर है ये, एक्चुअल में गर्मी बहुत पड़ने लगी, अब यार 11:30 बजे गर्मी में आप बैठते, तो हमको लगा कि यार वहाँ आराम से एसी में बैठेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों भाई, सही है, बस आज जरूर जाना, जरूर ही आना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्या करना है, फन एक्टिविटीज होगी, बहुत मजा आएगा, मतलब गेम वगैरह भी खिलाएंगे, गिफ्ट भी मिलेंगे, है ना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा जे सर सेशन लेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, मतलब कुल मिला के फायदा ही होगा, आपका आने में बहुत फायदा होगा, तो आप जरूर आए, मेरा ये पर्सनली कह रहा हूँ कि जरूर आए आप लोग, है ना। तो कहाँ पे आना है, समूनस, ध्यान है सबको, पहले आ चुके होंगे आप, ऐसा नहीं, पहले ओरिएंटेशन आप लोग का वहां नहीं हुआ था, अच्छा आपका कहीं और हुआ होगा वो, अच्छा हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, तो अब आ जाओ, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो आपको 26 तारीख को 11:30, मतलब रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे, तो 11 बजे आपको आना है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सर, ये चलता है ना। हाँ, तो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, बातें मत करो। आर की वैल्यू आ गई थी, कहाँ गई ये 18। अब ये जो रेडियस आई है इस लेंस की 18 है, दोनों साइड की, है ना, इक्वी कॉन्वेक्स है, अगर ये 18 है तो ये वाली रेडियस भी कितनी होगी 18।
अब मैं लेंस 2 के लिए लगाता हूं फॉर्मूला, ये वाले लेंस 2 के लिए। अब ये तो मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे। 1/f, इसका f कितना है लेंस 2 का, -54। इसका μ1 मेरे को चाहिए। अच्छा, इसकी रेडियस ये वाली जो होगी कितनी होगी, 18 ही होगी। अगर लाइट ऊपर से आ रही है तो इसका सेंटर ऊपर होगा, अपोजिट टू लाइट, तो -18 लिखूंगा। और दूसरी वाली साइड पैरेलल है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इन्फिनिटी, तो वो तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, इसको मतलब नहीं है। तो 18 कट गया 3, 1/3, और 1 + 1/3, तो μ1 कितना आ गया, 4/3। तो क्वेश्चन में एक्चुअली दो पार्ट थे इसमें। पहले ऑब्जेक्ट, ये पिन को वहां रखा था 18 पे, तो हमने 18 के हिसाब से किया। फिर उसको 27 पे रख दिया, पानी, ये कोई लिक्विड भर के, तो फिर हमने उसके हिसाब से किया। तो क्वेश्चन में दो पार्ट थे, तो दो पार्ट में इसको सोल्व भी करना है। तो मेंस के क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े लेंदी आ जाते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात इस क्वेश्चन में? ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन को। बताते हैं। चलो नेक्स्ट 15। ओके, हाँ 14। 14 में बोल रहे वैल्यू ऑफ डी इज क्लोज टू, वैल्यू ऑफ डी इज क्लोज टू बोल रहा है। तो इसमें करना क्या था, इट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, इमेज सीन फ्रॉम एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, वैल्यू ऑफ डी। इसमें वो होगा, पहले दो इवेंट होंगी, पहले नीचे जाके लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, फिर ऊपर आके बाहर निकलेगी रिफ्रैक्शन। तो दो बार में इसका वो आएगा, इमेज बनेगी फाइनल। तो पहले तो मिरर फॉर्मूला लगेगा, नीचे मिरर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर, फिर उसको दूसरे वाली वापस लाइट ऊपर आएगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट मानना है। बताऊं सोल्व करके? नहीं हो गया, नीचे पहले जाएगी फिर बाहर आएगी, 3 नहीं होगी इसमें, पहले से ही वो वाटर सरफेस पे, तो पहला डायरेक्ट नीचे जाके रिफ्लेक्ट होगी फर्स्ट बार, फिर दूसरी बार क्या होगी, रिफ्रैक्ट। और 15 तक, 15। ओके। इसमें क्या बताना है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो इसमें अपन वो लगा देंगे ना, क्या हटा दो ना इसको, तो वो वाला क्या, m इज इक्वल टू 375, तो m होता है अपना क्या, mo इंटू एम और एम हो जाएगा कितना, कुछ बोला नहीं है इसमें, तो इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, d/f। तो एमओ तो अपना हो जाएगा, देखो लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ वाले में मैंने बताया था अप्रोक्सीमेशन ले लेना, l/f लिख देना, इसको बताया था ना। और d/f, डी की वैल्यू अपन जानते ही है कितनी होती है, बस l की वैल्यू यहाँ पर 150, FO की वैल्यू 5, ये mm है, mm कट जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, और एफ ही चाहिए। देखो क्या आ रहा है यहाँ से आंसर, 20 आ रहा है, तो ठीक है 20 हो जाएगा आंसर। क्लोज टू पूछा है, हाँ, क्योंकि तो अप्रोक्सीमेशन पर आधारित है ना ये। अब 20 के आसपास तो एक ही आंसर है, 22। तो एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। क्या हो गया, ये तो सेंटीमीटर में आएगा ना भाई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये तो कट गई यूनिट, तो 2 आ रहा है, तो वो 2 किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। वही मैं बोलने वाला था, मन की समझ जाओगे खुद से ही, मुझे ही बताना पड़ा। क्या 25 की जगह 250 लिख दो, तो mm में आंसर चाहिए, तो ये लो, अब आ जाएगा 20 mm। मुझे लगा इतनी तो समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। 16 to 20। 16, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी नहीं आता, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है ये, या तो जिन्होंने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा वहां पढ़ा होगा कि कोई भी, जैसे सन की पावर है वो
कितने, जैसे एक सोर्स है, सन है मान लो, ये इसकी पावर निकल रही है यहां से हर तरफ लाइट, तो डी डिस्टेंस पर ये कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यहां से डी पर जाते जाते? 4πd²। तो अगर हमें बोले यूनिट एरिया पर कितनी होगी, तो P/4πd²। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये तो पेपर तो तब होता है ना जब पूरा 12th सिलेबस पढ़ चुके होते हैं। अरे भाई पेपर कब होता है? जब पूरा 12th पढ़ चुके होते हैं तभी तो होता है। तो एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो दो अलग अलग चैप्टर को कनेक्ट करके आते हैं, या सिंपल एक ही वाले आते हैं ज्यादातर, है ना? तो इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो है पावर का इंटेंसिटी चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि इसमें बताऊंगे अभी, चलो बता देता हूं। तो इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो ये लगेगा, जैसे सोर्स है, इसकी पावर P है, जैसे हम बोलते हैं ना लाइट बल्ब है 10 वोल्ट का, मतलब क्या है इसका 10 जूल पर सेकंड एनर्जी निकल रही है। अब ये जो एनर्जी निकलेगी वो क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगी या हर डायरेक्शन में जाएगी? हर डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी पावर P थी तो यहां पर कितनी पावर होगी, अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ P थी तो यहाँ भी P होगी, तो उसके लिए हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि वो D डिस्टेंस पर जाते जाते कितने एरिया पर फैल गई, 4πd²। जिन्होंने हीट ट्रांसफर में सोलर कांस्टेंट पढ़ा होगा वो मेरी बात को और अच्छे से रिलेट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता देता हूं। इंटेंसिटी हमें लिखनी पड़ती है जो कि होती है पावर अपॉन एरिया, ठीक है, पावर अपॉन एरिया 4πd²। वेव चैप्टर में भी आता है ये, वेव फ्रंट करके एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं कि पावर जो है कितने एरिया पर फैल गई। तो ये है इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया। अब यहां पर अगर एक छोटा सा एरिया हमें बोले कि भाई इतना एरिया में से कितनी पावर निकलेगी, ये एरिया मैंने जो किया डार्क, इतने में से कितनी पावर निकलेगी, तो ये है यूनिट एरिया में से, तो इतना एरिया मान लो ए है, तो इसमें से कितनी पावर निकलेगी, तो पावर जो निकलेगी इसमें से वो निकलेगी P/4πd² इंटू ये वाला एरिया। अगर ये एरिया हमें पता हो ए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से। तो यहां से P पावर चली थी, यहां से आते D डिस्टेंस पर फैल गई, यूनिट एरिया पर इतनी, तो ए एरिया पर इतनी। समझ में आ रही है बात? बोलो अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट सोर्स है जो कि नीचे रखा हुआ है डेप्थ पर, और नेग्लेक्टिंग एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम बॉटम। तो यहां पर एक स्मॉल सोर्स है लाइट का नीचे h डिस्टेंस पर। अब इसकी जो है कितने परसेंटेज पावर बाहर आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं हमसे, परसेंटेज ऑफ पावर, परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्ज आउट ऑफ सरफेस। और देखो लास्ट में इन्होंने एक ब्रैकेट में लिखा है, यूज द फैक्ट दैट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h एंड रेडियस r इज 2πrh। इसका क्या मतलब हुआ स्फेरिकल कैप का? स्फेरिकल कैप का मतलब होता है कि अगर हम एक स्फीयर है उसका थोड़ा सा ऐसे मुंडी उड़ा दें, इतना सा बचा, तो ये जो बचा ना ये वाला, इसका एरिया बोल रहे हैं 2πrh, जिसपे h है इसकी हाइट और r है इसकी रेडियस। जैसे इसका सेंटर यहां था C, तो सेंटर तो यहीं रहेगा बीबी, तो इसका एरिया होता है 2πrh। क्योंकि उन्हें भी पता था, बच्चों को नहीं आता स्फीयर का एरिया, पार्शियल स्फीयर का एरिया, पार्शियल सर्किल का तो आता है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। अब करना क्या है कि ये जो लाइट रे यहां से निकलेंगी बाहर, ऐसे बाहर की तरफ, हमने ये पढ़ा था सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस, उसमें से बाहर निकलती है। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, क्रिटिकल। उसके आगे क्या लाइट बाहर जाएगी क्या? नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा जहां पर एंगल कितना होगा, क्रिटिकल। इसके आगे बाहर नहीं जाएगी, तो बाहर सिर्फ इसी सर्किल में से जाएगी ना। तो ये हमें बताना है कितना परसेंटेज बाहर जा रही है अगर इसकी पावर P है तो। अब देखो बहुत सिंपल है, मैं काम करता हूं कि ये जो है सर्किल, इसमें से कितनी पावर बाहर जाएगी ये निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं कि ये जो है डिस्टेंस यहां से यहां की, इस पॉइंट की जहां पर क्रिटिकल एंगल है, आज ये ब्लू जैसा क्यों चल रहा है, ब्लैक मिक्स हो गया इनके से लग रहा है ना। ये जो डिस्टेंस है ये रे यार, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये अगर इतने डिस्टेंस को मैं रेडियस मान के एक स्फीयर बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, स्फीयर। थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस स्फीयर का कितना एरिया इस सर्किल के ऊपर आ रहा है, ये वाला, तो क्या हम कह सकते हैं क्या
कि इस सर्किल में से उतनी ही पावर बाहर निकलेगी जितनी इस स्फीयर के इतने एरिया में से बाहर निकलेगी। अरे हाँ या ना, इस सर्किल में से उतनी ही एनर्जी बाहर निकलेगी जितनी इस स्फीयर में से निकलेगी, क्योंकि उसी के ऊपर तो कवर करता हुआ है ये। अब क्या करें कैसे फाइंड करें कि पावर कितनी होगी? तो अभी जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये जो स्फीयर है इसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस होगी रेडियस, इसको हटाओ रेगो, ये काम की नहीं है। ये रेडियस इसकी आर हो गई। तो ये पी पावर जब यहां से चली, ऐसा नहीं है पावर ऊपर जाएगी, पावर इसकी इधर भी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रे, इधर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, हर तरफ जा रही होगी, यूनिफॉर्म मीडियम है तो हर तरफ जा रही होगी, हाँ या ना? तो यहां से अगर पी पावर निकल रही है तो ये आर रेडियस के स्फीयर पर, मतलब यहां से पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर जाने पर वो कितने एरिया पर फैल जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया से कितनी पावर बाहर निकलेगी? यूनिट एरिया से कितनी पावर होगी? P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मैं जानना चाहता हूं बाहर कितनी पावर जा रही है, इनटू ये तो यूनिट एरिया, इनटू ये वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया? ये वाला स्फेरिकल कैप। क्या ये स्फेरिकल कैप ही है क्या यहां से यहां तक? तो इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। इसका एरिया क्या होगा? क्वेश्चन में दिया है 2 पाई आर एच, तो इनटू इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, बोलो 2 पाई आर, खत्म क्वेश्चन। अब ये इतनी पूरी रामायण इसलिए बतानी पड़ी है क्योंकि ये पहले नहीं पता था। एक्चुअली ये बाद में वे पढ़ोगे तब पता चल जाएगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। लेकिन मुझे परसेंटेज में बताना था, है ना? कहां गया क्वेश्चन? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए क्या करें? परसेंटेज के लिए बाहर आने वाली पावर अपॉन टोटल पावर इनटू 100। क्या आएगा इसको यहां पे पुट करने पर? ये देखो कट गया कुछ कुछ, तो पाई आर 2, पी आउट की वैल्यू बची है, यहां लिखेंगे पी भी कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर एच और नीचे बचेगा 2r इंटू 100। अब बची रही बात एच की। एच क्या होगी? इसकी हाइट, ये वाली हाइट एच, ये एच बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, एक ये वाली हाइट मेरे को चाहिए एच, ये सोर्स यहां पर रखा हुआ है, ये रेडियस आर है, तो ये वाली डिस्टेंस, ये एंगल कितना है इसका लाइट का यहां पर? सी है, तो ये एंगल भी क्या होगा? सी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? आर कॉस सी। और ये पूरी कितनी रेडियस है? आर। तो ये एच क्या मैं कह सकता हूं आर माइनस आर कॉस सी होगा? बोलो हाँ या ना। तो परसेंटेज ऑफ पावर हो गई एच की वैल्यू यहां पर आर इंटू 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2r इंटू 100। आर से आर भी खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी आर की। तो फाइनली बचा क्या अल्टीमेटली? 100/2 50 1 माइनस कॉस सी, यही इसका आंसर है। और रही बात कॉस सी की, तो वो हो जाएगा साइन सी हो जाएगा कितना? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो साइन सी होता है 3/4। तो कॉस सी कितना होगा अगर साइन सी 3/4 है? तो ये उसमें आएगा कॉस सी 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर रूट 7/4। तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो कितना आ रहा है आंसर, रूट 7/4 होएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, मैं मिला लो, मैच हो जाएगा। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास आएगी शायद। हाँ, I1A1 बराबर ये क्या है? कंजर्वेशन कहां से आ गया इसमें? क्वेश्चन की सिचुएशन समझो, कंजर्वेशन नहीं लगेगा यहाँ कुछ चेंजेस नहीं हो रहे जो कंजर्वेशन लगाए। यहाँ बोल रहे हैं कि एक पावर फैल रही है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी जाएगी। हीट ट्रांसफर में पढ़ा है सोलर कांस्टेंट 11th में? अरे भाई वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसका डिस्कशन मैं अभी क्लास में नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल अलग चीज है, इसका दूर दूर से इससे कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा भी होता तो उसको मैं कंसिडर करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है। अभी तुम्हें लग रहा होगा एडवांस लेवल का, बट है नहीं है। जब पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा सिलेबस हो जाएगा, तब नहीं होगा। मेंस में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो, लेकिन एडवांस में तो मोस्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो जो पढ़ा नहीं होता है वो ऐसे ही लगता है ना शुरू में, लेकिन पढ़ लेते हैं तब क्या मुश्किल लगता है? वो पढ़ने के बाद भी लगता है।
किसको लगता है? पढ़ने के बाद किसको मुश्किल लगता है? कौन बोला अभी? है? क्यों भाई? पढ़ने के बाद भी मुश्किल लगता है? उसको पढ़ना नहीं कहते फिर? नहीं, मैं बात वही पूछी नहीं स्टार्टिंग में एब्सेंट। ऐसा नहीं होता है, ये सोच होती है। एब्सेंट मत रहा करो, रहो तो उसको जल्दी से कवर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको मिटाऊं? कर लिया नोट? क्वेश्चन देखो, मैं दोबारा तभी बताऊंगा जो क्वेश्चन एक बार बताया वो नोट किया होगा। ऐसे नहीं बताएंगे दोबारा, फिर क्लास का फायदा क्या डिस्कशन करने का? चलो ठीक है। कोई भी चीज, मेरी बात पे यकीन करो, बहुत मुश्किल लगे अगर स्टार्टिंग में, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, अगर हम उसको एटलीस्ट नोट कर लेते हैं। जैसे कई बच्चे, मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि टफ चीजें लगती है तो हम सोचते हैं क्यों फालतू में इसको करें, लेकिन उसको नोट करो एटलीस्ट, चाहे वो कितना भी मुश्किल लग रहा हो, चाहे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो उस समय, लेकिन यकीन मानो वो चीज बाद में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। हाँ, जैसे बचपन में क्लासेज होती थी हमारी, नाइन्थ में नाइन्थ बहुत मुश्किल लगती थी, टेंथ में टेंथ बहुत मुश्किल लगती थी, इलेवंथ में इलेवंथ बहुत, क्यों? लेकिन अभी भी होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट उतना नहीं होगा अभी। इलेवंथ में जो चीजें बहुत मुश्किल लगती होंगी, अगर जिन्होंने बाद में पढ़ाई चालू कर दी तो उनके लिए वो चीजें उतनी मुश्किल नहीं रही होंगी। जैसे 11 में काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगती है, नहीं लगती? रिलेटिव वाले में तो नानी याद आ जाती है, रिलेटिव मोशन आते आते नहीं आती, लेकिन जो ओवरकम कर गए उसको एक बार, तो उसके बाद तो फिर हो जाता है। 18, 19, 20, अभी तो बताया, सेम वही वैसे ही करो। बता दें क्लास का पूछना। 20, 21 to 25, 25, 25 viewed from a near point using micro magnification अनरिजोल्व। ये रिजोल्व वाली चीज अभी देखो बाद में आएगी, ये इसको भी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन टॉपिक आता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने का कोई सेंस नहीं है, इसको वेव ऑप्टिक्स लिख लें, बाद में इसको वेव ऑप्टिक्स के बाद करना, ठीक है। अभी लिमिट रिजोल्यूशन वाली चीज समझ में नहीं आएगी तुम लोगों को, मैं बताऊंगा, अभी तो पढ़ा नहीं है ना अभी। 26, हाँ 23, deviation of 2 degrees produced in yellow ray of prism crown and slant glass are achromatically combined. Okay, achromatic combine में क्या होता है? वेरी गुड। θ1 इक्वल टू, जैसे दो प्रिज्म उल्टे सुल्टे ऐसे रख देते हैं तो इसमें दोनों का डिविएशन जो नेट θ1 θ2 बराबर होता है, ताकि नेट थीटा क्या हो जाए, 0। और बोला है हमें डिस्पर्सिव पावर दिया है, ओमेगा दिया है, और नेट डिविएशन दिया है। देखो एक्रोमेटिक में नेट थीटा 0 होता है, थीटा नेट 0 होता है, बट डेल्टा नेट 0 नहीं होता। याद है ये वाली बात? अब नेट डिविएशन इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 2 डिग्री दिया है। अब हम जानते हैं नेट डिविएशन क्या होगा। नेट डिविएशन तो डेल्टा 1 माइनस होगा, क्योंकि उल्टे है ना, ये एक ऐसे है एक ऐसे है, तो डेल्टा 1 अगर इसका डिविएशन नीचे है तो उसका उधर होगा, माइनस डेल्टा 2 इक्वल टू 2 डिग्री। और थीटा क्या होता है? थीटा को दो तरह से लिखते थे अपन, एक तो लिखते थे प्रिज्म के अंदर ऐसे लिखते थे, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, या फिर थीटा को ओमेगा इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर याद हो तो ओमेगा था थीटा अपॉन डेल्टा मीन, ये डेल्टा मीन वाला है, याद है ये ओमेगा थीटा अपॉन डेल्टा मीन वाला, ये वाला फॉर्मूला, तो उसको लगा दें थीटा को, क्योंकि ओमेगा दिया है मुझे, तो θ1 को मैं लिख देता हूं ओमेगा 1 डेल्टा 1, मीन ही है ये बाई डिफॉल्ट, कुछ नहीं बोलते, तो ओमेगा 2 डेल्टा 2। ओमेगा 1 की वैल्यू यहां पर दी हुई है, एक की है 0.0
0.02, ω2 है 0.03, ठीक है, 0.02 एंड 0.03. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो लाइट ऑफ दीज ग्लास आर 1.5 एंड 1. और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दिया है म्यू येलो का. येलो कलर कौन सा कलर होता है? मीन कलर. तो हमें मीन वाला दिया है, कोई बात नहीं. पूछा क्या है अब ये देखो फाइनली. रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ क्राउन ग्लास प्रिज्म विल बी ओके 0.02. तो मैंने इसको क्राउन मान लिया पहले वाले को, इसको फ्लिंट ग्लास, ये नाम है कुछ, इससे क्या करना अपने को. तो क्राउन ग्लास का बताना है रिफ्रैक्टिंग एंगल A1 बताना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर. ठीक है, बताएंगे A1. तो उसके लिए अब अपन क्या करें, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2. पहले तो इन दोनों को सोल्व करके डेल्टा 1 डेल्टा 2 में निकाल लेता हूं. क्या आएगा इसको सोल्व करने पर डेल्टा 1? तो बहुत सिंपल है, ये आ गया 2 डेल्टा 1 बराबर 3 डेल्टा 2. तो डेल्टा 2 की वैल्यू यहां से 2/3 डेल्टा 1 यहां पर पुट कर देता हूं इसमें इक्वेशन 2 में. तो इक्वेशन 2 में करेंगे डेल्टा 1 माइनस 2/3 डेल्टा 1 इक्वल टू 2 डिग्री. 3 डेल्टा 1 कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री. और डेल्टा 1 को अपन लिखेंगे μ1 माइनस 1 इंटू A1. μ1 दिया है क्वेश्चन में इसका, पहले प्रिज्म का, क्राउन पहला वाला ये देखो कितना है इसका 1.5 माइनस 1 A1 इक्वल टू 6 डिग्री 0.5. तो A1 कितना आ गया 0.5 इधर जाएगा तो 12 डिग्री लगभग आ गया. तो क्या आंसर है इसका? ठीक है, नोट कर लें इसको. जब तक और बताना है 23 के अलावा 24/5 में कोई डाउट किसी को? 24/5 ओके. 26 to 30 में बताएं. क्वेश्चन नंबर 26 to 30. 26 कौन सा? 26 इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, मतलब यानी कि लेंस की जो पहली इमेज है वो मिरर के कहां पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. या पोल पर भी बना सकते हैं. किया किसी ने क्वेश्चन? कहां पर बनाई? सेंटर पे. और बोल रहे हैं कि व्हेन कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव्ड ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एट ए पोजीशन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. मतलब जब इसको हटा देंगे मिरर को तब कहां इमेज बनेगी, हमसे बोल रहे हैं. तो भाई तो इसमें तो अपन ये कर लेंगे क्या कि लेंस की इमेज को मिरर के सेंटर पे बनाएंगे. इसका फोकल, इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है 12, ये डिस्टेंस है 8 और इसकी है 15 सेंटीमीटर. और इसकी कितनी फोकल लेंथ है? फोकल लेंथ प्लस इसकी नहीं दी है ना, कोई बात नहीं. तो अपन क्या करेंगे, यहां से ये लेंस से पहले लाइट रे इससे जाएंगी तो इसकी जो इमेज बनेगी फर्स्ट रिफ्रैक्शन में, फर्स्ट इवेंट की, वो हम बनाएंगे इसके सेंटर पर. इसका सेंटर कहां होगा मिरर का? 30 सेंटीमीटर पर. कितने पर होगा? 30 पर. तो इसकी इमेज को अपने को यहां बनानी है इसके सेंटर पर. ठीक है, तभी फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर बनेगी. तो इसके लिए v कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 38. 8 प्लस 30 तो v हो जाएगा 38. तो u हो गया 12, v हो गया 38. रही बात फोकल लेंथ की तो 1/fl. और पूछा क्या है? व्हेन कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव्ड ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए पोजीशन. तो उसको हटा देंगे मिरर को तो कहां इमेज बनेगी? इसको हटाने पर तो सेंटर पे बन रही है अभी इमेज, तो वहीं बनेगी अभी बाद में भी, हटाने के बाद भी.
लेंस की इमेज तो 38 पर ही, तो 38 पर बनेगी तो ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो क्या आंसर है इसका, हाँ सॉरी 38 प्लस 12 कितना होगा 50। तो यही तो आंसर हुआ इसका। फोकल लेंथ निकालने की जरूरत ही क्या है इसमें, मैं तो फालतू में निकाल रहा था। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पूछिए बस। कोई बात हो तो बताएं। नेक्स्ट 27 से 30, 31 टू 35, 31 टू 35, 31 टू 35, 31 टू 35 जल्दी। इतनी बार बोलने के बाद बता रहा हूँ। 33 तो मैं करा चुका हूँ क्लास के अंदर, है ना। नोट्स लेकर के मिलना मेरे से अगर नहीं आ रहा है तो। 35 तक और कुछ, 36 टू 40, 36 टू 40, 41 टू 45, 41 टू 45, 46 टू 48, 46 टू 48 नहीं। चलो जी एडवांस यहाँ पहले ही हो गए थे ज्यादातर। जी एडवांस में बताएं, जी एडवांस नहीं दी थी क्या, दी थी। क्या बोला था है, ट्यूसडे का सब करा देंगे ना, ट्यूसडे को बोला था। तो ट्यूसडे को कराएं क्या, ट्यूसडे को, लेकिन मैं पूरा डिस्कस करूंगा देख लो। हाँ क्या, ठीक है। बाकी किसी को और कोई पर्सनल डाउट हो फिर उसके लिए वो डाउट क्लास में आके मिले, ठीक है। किसकी शीट है, और कौन सी एक्सरसाइज रह रही है इसमें, एस वाली रह रही है, O2 में रह रहा है क्या, O2 में तो हो गया था ना, थोड़े से रह रहे हैं। O2 में कितने रह रहे हैं, हाँ चलो तो अपन आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दिखाना, कब किया था लास्ट क्लास में। Coulomb follows principle of superposition। एक पॉइंट और लिखो इसी में नेक्स्ट, देखो बच्चों, कुलाम्ब लॉ इन मीडियम। अभी हमने जो कुलाम्ब लॉ पढ़ा था वो वैक्यूम में रखे हुए चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ा था, लेकिन अगर पार्टिकल्स को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो सभी बच्चों को याद होगा कि कल हमने पढ़ा था एक परमिटिविटी के बारे में, जो क्या बताती है, मीडियम का इफेक्ट। अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, यस। तो वही हम देखना चाह रहे हैं कि अगर, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ particles, charge particles are placed in a medium, if charge particles are placed
If charge particles are placed in a medium which is extending up to infinite, which is extending up to infinite, क्या मतलब है इनफाइनाइट का? मतलब मीडियम इतना बड़ा है कि इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, बहुत बड़ा मीडियम। प्रैक्टिकली क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसे तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि मीडियम इतना बड़ा है, मतलब चार्ज की डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस की तुलना में मीडियम बहुत बड़ा है। जैसे दो पार्टिकल्स को एक समुद्र में ले जाके डाल दिया तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उनकी तुलना में तो बहुत बड़ा है ना वो। तो ऐसे मीडियम में फोर्स क्या होगा देखो, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा अपने को। तो मैं यहां पर एक चीज बोलूं कि मीडियम में रखने पर होगा क्या, पहले तो ये समझें। देखो मीडियम कोई भी हो, वैक्यूम तो वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन मीडियम होता है वो कोई भी मटेरियल से बना हो। और मटेरियल किससे बनता है? एटम से। किससे बनता है? कोई भी मटेरियल किससे बनता है? एटम। अभी आगे हम पढ़ेंगे दो प्रकार के एटम होते हैं, एक होते हैं पोलराइज, एक होते हैं, केमिस्ट्री में शायद पढ़ भी लिया हो, पोलराइज वाले ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज का सेंटर दोनों अलग अलग होते हैं। और अनपोलराइज में पॉजिटिव, जैसे न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चार्ज उनका सेंटर भी उसी के साथ कोइंसाइड करता है। पढ़ा है थोड़ा कुछ ऐसा? ये वाला एटम क्या बताता है? अनपोलराइज। और ये क्या बताता है? पोलराइज। कोई भी एटम या तो अनपोलराइज होगा या पोलराइज, या मॉलिक्यूल है उसमें तो कोई भी मॉलिक्यूल में या तो वो पोलराइज मॉलिक्यूल होगा या अनपोलराइज होगा। जैसे मान लो सपोज HCl मॉलिक्यूल होता है कि नहीं होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ये जो है क्लाउड किधर शिफ्ट हो जाता है? Cl। और इधर की तरफ फिर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या पोलराइज होता है कि नहीं होता है? जैसे NaCl होता है कि नहीं होता है? अब ये जो चीजें हैं मोलिकुलर लेवल की चीजें हैं। अब एक एक मोलिक्यूल को तो हम देख नहीं सकते, और कूलम्ब लॉ किस पर बेस्ड है? नहीं, बेस किस पर है मतलब ये कि दूसरे लॉ पर बेस्ड है कि ये खुद एक फंडामेंटल है। तो होता क्या है कि जब यहां पर रखेंगे तो कोई भी मटेरियल के अंदर जो एटम है, अब ये देखो बहुत लंबी कहानी है, ये कैपेसिटर चैप्टर में आती है पूरी डिटेल में, वहां पे पूरा डिटेल में एक क्लास लेके समझाएंगे। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, इसलिए शॉर्ट में ही समझ लेना कि यहाँ पर जो इतने भी एटम होंगे वो पहले से पोलराइज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हो जाएंगे। आप कहोगे क्यों हो जाएंगे? जैसे ये Q1 Q2 पॉजिटिव है, अब मान लो यहाँ कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी यहीं आ रहा है बीच में। अब होगा क्या? ये प्लस चार्ज इस प्लस न्यूक्लियस को क्या करेगा? रिपेल। ये प्लस भी इसको क्या करेगा? रिपेल। तो प्लस पर फोर्स नेट किधर लगेगा? नीचे। माइनस को क्या करेंगे दोनों? अट्रैक्ट। तो माइनस पे फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर। तो क्या ये कुछ ऐसा पोलराइज नहीं हो जाएगा? माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नीचे न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो तो। और इसको कहते हैं डाइपोल। पोलराइज मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? डाइपोल। में क्या मतलब होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एट सम डिस्टेंस। ऐसे यहां पर भी होगा, उसमें भी कुछ पोलराइजेशन हो जाएगा, यहां वाला इसको रिपेल करेगा वहां। अब ऐसे लाखों करोड़ों हर एक का तो हम बना नहीं सकते ओरिएंटेशन, बट हम ऊपरी तौर पर ऐसे रफली मोटा मोटा समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस को सेपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो ये जैसे यहाँ वाला है उसको ये वाला इधर, वो वाला उधर, माइनस को उधर, तो ये ऐसे पोलराइज हो गया। सबकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन लोगी, कोई किधर कोई किधर, ऐसे हजारों करोड़ों एटम्स है, कोई एक दो हो तो हम बताएं भी क्यों। अब ये जो है पोलराइज, ये चुपचाप नहीं बैठेंगे, ये उससे बदला लेंगे कि भैया हमें पोलराइज कर दिया, हम भी कुछ करेंगे। ये क्या करेंगे? ये प्लस भी फिर इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। पहले दोनों एक ही जगह पर थे तो दोनों का फोर्स जो था इक्वल था और अपोजिट था, तो नेट क्या हो जा रहा था? जीरो। अब ये माइनस से इसकी डिस्टेंस और प्लस से डिस्टेंस क्या सेम है क्या? इसी प्रकार इस Q1 से इस माइनस और इस प्लस की डिस्टेंस सेम है क्या? तो क्या इस डाइपोल का इस पर नेट फोर्स जीरो रहेगा क्या? नहीं। इसका भी इस पर नेट फोर्स जीरो रहेगा क्या? नहीं। ऐसे कितने होंगे इसमें? अरे करोड़ों होंगे। अरे हाँ या ना? तो यानी कि ये भी फोर्स लगाएंगे Q1 Q2 पर,
यानी कि अब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगने वाला है नेट, क्या वो पहले वाला ही रहेगा कि कुछ चेंज होगा? तो इतनी बात तो हमें सबको दिख रही होगी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। चलो, चेंज हो गया तो कितना होगा? तो वो भी ऑब्वियस ही बात है, लाखों करोड़ों का हम ऐसे बैठ के तो ऐड नहीं कर सकते, वो भी एक्सपेरिमेंटली आया होगा। तो कितना आया होगा उसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिख लो, इन मीडियम में जब रखने पर क्या होगा, तो फोर्स, अब ये मीडियम में रखे हैं, तो अगर हमसे लिखना हो कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी अभी मीडियम में रखे हैं, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी, तो ये हो जाएगा इस बार 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। लिख लें इसको। ये 5वां पॉइंट चल रहा है ना, मीडियम वाला। तो ये चेंज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? ठीक है, लिख लिया? हाँ, वही वही हो रहा है यहाँ पे सभी का। किसमें? क्या? हाँ, कहाँ कर रहा है इफेक्ट? वैक्यूम में जो था और यहाँ पे था, क्या सेम है कि अलग लिखा है मैंने? देखा इसको अच्छे से? सेम है नहीं कि अलग है? ये सेम ही तो है। क्यों भाई, ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहे हो कुछ लोग? ये सेम ही तो लिखा है, अलग थोड़ी लिखा है। अरे Q1 पर Q2 के कारण या Q2 पर Q1 के कारण सेम ही रहेगा, वहां नियर बाई। वो सही बोला बात की, सुपरपोजिशन में बताया था कि इफेक्ट नहीं होता, तो कहाँ हो रहा है इफेक्ट? सेम ही तो है। लेकिन अभी आप कहोगे, बोल रहे थे चेंज हो जाएगा, तो चेंज क्या होगा फिर? तो चेंज होगा नेट फोर्स। जैसे कि किसी भी एक पर देखें, हम Q2 पर देखें, ड्यू टू Q1 प्लस मीडियम। अब मीडियम के करोड़ों पार्टिकल अपना फोर्स लगाएंगे, Q1 भी लगाएगा, तो उनका जो नेट आएगा वो चेंज होगा। और वो कितना होगा? उसको मैं FM लिख लेता हूं, FM। और ये इसको मैं FV लिख लेता हूं, F0 लिख लो इसको। चलो उसको कुछ मत लिखो, ऐसे रहने दो। तो ये नेट फोर्स हो जाएगा मीडियम का इफेक्ट बताने के बाद। तो ये FM जो होगा बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 या इसको पूरे को ही हम लिख दें एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। यानी कि मीडियम का भी इफेक्ट अगर कंसीडर करें, तब फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। और क्या चेंज हुआ इसमें फोर्स में? एप्सिलॉन की जगह क्या गया? सिर्फ बस इतना सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ एक जैसा है। मतलब डायरेक्शन भी वही रहेगी। क्या? अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा मीडियम का और इसका मिला करके, वो एक दूसरे के अवे आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या आएगा? टूवर्ड्स आएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन है, जैसे वहां पर था वैक्यूम में ε0, जो कि क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको क्या बोलेंगे एप्सिलॉन को? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है। ठीक, इसकी वैल्यू वही एक्सपेरिमेंट से आती है। मीडियम की सबकी अलग अलग होती है, हमें गिवन रहती है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी। परमिटिविटी गिवन रहती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और जो हम पहले वहां पर पढ़े थे, जैसे ये वाला, ये ε0 क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। और ये जो दोनों का रेशियो है ना, उसका नाम बोला जाता है, अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए, तो ये क्या बता रहा है? एक तरह से ये बता रहा है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी
या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसके रिलेटिव? वैक्यूम, फ्री स्पेस, ठीक है ना। जैसे म्यू होता है एक 1 का 2 के रिलेटिव में म्यू 1 बाई म्यू 2, ऐसे ये एप्सिलॉन रिलेटिव है मीडियम का, किसके रिलेटिव में? फ्री स्पेस। किससे डिवाइड किया है इसको? देखो नीचे, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस है, समझ में आया। और इसका एक नाम और है रिलेटिव परमिटिविटी का, क्या? वेरी गुड, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक क्या है इसका भी बाद में डिटेल में आएगा, ये टॉपिक कैपेसिटेंस टॉपिक के अंदर, ठीक है। वहां पर ये पोलराइजेशन वगैरह इसको और डिटेल में समझेंगे डाइलेक्ट्रिक वगैरह को। तो ये है। तो क्या हम यहां से एप्सिलॉन को ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या एप्सिलॉन को? क्या क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन को? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में होते तो इनके बीच में नेट फोर्स कितना लगता? इफ चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम, तो इनके बीच में नेट फोर्स कितना लगता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। देखो यहां पर बहुत ही जो ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं कि मीडियम में रखने के बाद भी Q1 के कारण Q2 पर या Q2 के कारण Q1 पर फोर्स क्या रहेगा? सेम। ये एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, इसलिए इसको विशेष ध्यान दे। अच्छा, चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में होते तो इनके बीच में नेट फोर्स क्या होता? यही होता। अरे यार सुनो, इन मीडियम नेट फोर्स क्या हो रहा है? नेट मतलब मीडियम प्लस आपस में एक दूसरे का, क्या हो रहा है नेट फोर्स? हाँ, FM। वो क्या हो रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जा रहा है? एप्सिलॉन। या एप्सिलॉन को अपन ऐसे लिख दे Q1 Q2 बाई। और ये जो एप्सिलॉन आर है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है ये? ऑब्वियसली मीडियम का ही होगा। और इसकी वैल्यू हमें गिवन रहती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां लिख देता हूं, जैसे कुछ, जैसे वाटर के लिए जो है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है। कंडक्टर्स जो होते हैं मेटल, आइडियल कंडक्टर, उनके लिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो? 40। मेटल्स के लिए, मेटल्स या कंडक्टर वर्ड ज्यादा सही रहेगा, कंडक्टर। कंडक्टर भी हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, लास्ट टॉपिक है। क्यों होती है इनफाइनाइट वो समझेंगे वहां पे, अभी याद रखें। तो कुल मिला के एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी ना, हमेशा 1 से बड़ी होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। तो अगर मुझे इनका रेशो लिखना हो मीडियम के फोर्स का और वैक्यूम के फोर्स का, वैक्यूम के फोर्स को मैं F0 लिख देता हूं, तो क्या रेशो आएगा इसका? 1/एप्सिलॉन आर आएगा। तो मीडियम का अंदर जो फोर्स होगा वो वैक्यूम का कितने टाइम्स हो गया? 1/एप्सिलॉन आर। और हम जानते हैं कि एज वी नो दैट एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल किसके लिए होगा एप्सिलॉन आर? 1 वैक्यूम के लिए होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और 1 किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए, एयर के लिए। सुनो, तो एज एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इससे क्या कंक्लूजन हो रहा है कि मीडियम के अंदर जो नेट फोर्स होगा हमेशा वैक्यूम के फोर्स की तुलना में कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो मीडियम में रखने पर बच्चों नेट फोर्स कम हो जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। जितना ज्यादा उसका एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतना ही उसका कम होगा। वो डिपेंड करेगा कि उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कितना पोलराइज होते हैं, वो मॉलिक्यूल कैसे हैं। तो वो बहुत मॉलिक्यूलर लेवल की बात है वो।
ठीक, चलो मिटा दो तो, लिख लिया हो तो इधर से। तो ये है कूलाम लो। तो ये सारी कहानी इसकी हमने पूरी पढ़ ली। कूलाम लो किसके लिए लगता है, कैसे लगता है, वैक्यूम में कितना होता है, मीडियम में वेक्टर फॉर्म क्या है, सुपरपोजिशन क्या है। अब हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलो लिखो। लिखो क्वेश्चन। किसकी परमिटिव यूनिट कल बताई तो थी, कल लिखाई तो थी। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट नहीं पढ़ते घर जाके ना क्या? अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी, होता है। देखो लिखो लिखो लिखो। चलो तो हम देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कूलम लो पर। डन। देखो ये चैप्टर जो है थोड़ा अलग तरह का है, ऑप्टिक्स जैसा नहीं है, ऑप्टिक्स की तरह नहीं है। फॉर्मूला फॉर्मूला बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में तो बेसिक है, लेकिन जब आगे होगा इसमें बहुत सारे जो है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम में से ज्यादातर बच्चे लिखते नहीं है, जैसे क्वेश्चन है उनको नोट ही नहीं करते है ना, शीट के क्वेश्चन। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर वो डेप्थ नहीं आएगी। नहीं तो अभी इस चैप्टर का पूरा अलग है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ये, है ना। और इतना मुश्किल नहीं है इसको जितना अपन सोचते हैं। कोई भी चैप्टर फिजिक्स में मुश्किल नहीं है, सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब वो क्या है कि लोग बाग ऐसे फैला देते हैं अफवाह कि ये इतना टफ है, ये है वो है। इसलिए लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। अपने ऊपर होता है कि हम क्या मानते हैं। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अब लिख लिया होगा अब तो। चलो देखो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पहले ही बता दूं, है ना, कि दो वेक्टर्स, बातें मत करो, जैसे दो वेक्टर्स हैं, जैसे दो वेक्टर है, ठीक है, उनका हमें रिजल्टेंट लेना होता है। तो रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, जैसे कि दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। अपोजिट में होगा तो क्या होगा, जैसे दो वेक्टर अपोजिट में है तो हम ये देखो प्रैक्टिकल की, देखो थ्योरी सब जानते हैं हम, जैसे दो वेक्टर अपोजिट है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए माइनस बी। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर है फोर्स 10 न्यूटन, एक वेक्टर इधर है फोर्स 3 न्यूटन, बोला है कि रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। अभी तो सब सही बता रहे हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तब पता नहीं क्या हो जाता है। यहां पर कुछ बच्चे उसको क्या गलती करते हैं, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता ही है ना। अभी करोगे, पूछेंगे भी कई लोग, जैसे इसको ऐसे कर देंगे कि हमने पढ़ा था सर ए माइनस भी होता है, तो 10 माइनस, लेकिन वो नेगेटिव साइड में है तो उसको -3 कर दिया, और 10 माइनस -3 रिजल्टेंट क्या बता दिया, 30। अब इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नादानी, बेवकूफी, मूर्खता, क्या कहेंगे। अभी तो सबने से बताया माइनस बी, तो ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जब ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए और बी क्या है। अब उनका भी कहना सही होगी, अब ये गलती देखो भाई खुद को ही हंसी आ रही होगी, अरे ये भी कोई करता है क्या, और करने में भी पहले से बता रहा हूं मैं, फिर भी देखो ऐसा होगा। ये वेक्टर उनका बच्चों का बोलना होता है कि माइनस डायरेक्शन में है, तो इसको तो माइनस साइन के साथ लिखना चाहिए। अरे भाई जब माइनस के साथ लिखना ही है तो फिर ये
ए माइनस बी क्यों कर रहे हो, फिर तो प्लस करो। तो कुल मिला के वेक्टर में जब भी हम रिजल्टेंट लेते हैं तो ए और बी में हमेशा क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। और फोर्स जब हम लिखेंगे कूलम्ब फोर्स, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो उसमें जब भी रिजल्टेंट लेंगे तो उनका क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है एकदम, कि हमारे पास मान लीजिए यहां पर दो पार्टिकल रखे हैं क्यू और क्यू, तीन रखे हुए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्यू नॉट पर नेट फोर्स बताएं क्या होगा, नेट कूलम्ब फोर्स ऑन क्यू नॉट, नेट कूलम्ब फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या होगा। अब देखो, हम क्यू नॉट पर जब भी नेट फोर्स लिखेंगे किसी पर भी, तो वेक्टर की खास बात यह है कि हम उनकी डायरेक्शन को तो ड्रॉ करेंगे और मैग्नीट्यूड उसमें लिखेंगे, और रिजल्टेंट का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस पर क्यू नॉट पर नेट फोर्स किधर आएगा, पहले तो ये हमको बताओ। इस क्यू नॉट पर इस क्यू के कारण तो किधर आएगा, ऊपर आएगा एफ, और इसके कारण किधर आएगा, रिपल्शन होगा ना। सभी बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो कैसा चार्ज मानना है सबको, सबको कैसा चार्ज मानना है, पॉजिटिव चार्ज मानना है। तो दोनों फोर्स क्या सेम मैग्नीट्यूड के आएंगे क्या, इसके कारण क्यू के कारण क्यू नॉट पर और इस क्यू के कारण क्यू नॉट पर क्या फोर्स सेम आएगा क्या, यस। और कितना मैग्नीट्यूड का आएगा फोर्स, वो हियर एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अब ये तो इसके कारण है या इसके कारण है, रिजल्टेंट क्या हुआ इस पर, 90 डिग्री एंगल है, तो कितना आएगा रिजल्टेंट, √2f, बिल्कुल सही। तो नेट फोर्स कितना आ गया, √2f के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल है एकदम। अरे बोलो क्या, अरे सॉरी, वो क्यू नोट था ना अलग से, तो के क्यू स्क्वायर नहीं है वो, यहाँ पर ये एफ की वैल्यू यही है, कितनी, के क्यू क्यू नॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई डाउट है इसमें किसी को, हो तो बता देना, अगर इसमें कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो। ये मैग्नीट्यूड है, ये जो भी हम लिख रहे हैं सब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। डायरेक्शन अगर हो तो किधर होगी इसके डायरेक्शन, नेट फोर्स की, ऑब्वियस ही बात है, नेट फोर्स इन दोनों के बीच में ही होगा ना, 45 डिग्री एंगल पर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। चलो देखो नेक्स्ट, अब इसमें बताओ मुझे, किसी भी एक पार्टिकल पर बाकी तीन के कारण नेट फोर्स कितना लगेगा। स्क्वायर है ये जिसकी साइड लेंथ ए है, देखो हम सब सही बता रहे हैं लेकिन जल्दी में तो गलत बोल रहे हैं, है ना। चीजें हमें लगता है इजी है लेकिन करने की बारी आती है तो गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। क्या, देखो सब अलग अलग बोले जा रहे हैं। अब ये तो बताओ एफ क्या बोल रहे हो, एफ मुझे क्या पता क्या है, एफ की वैल्यू क्या होगी, ये वाले का फोर्स इस पर अलग होगा, इसका फोर्स और इसका फोर्स तो सेम लगेगा, लेकिन इसका फोर्स मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा क्या, फिर हाँ बिल्कुल सही, अब सही बोला है। देखो किसी भी एक पर नेट फोर्स निकाल ले हम, जैसे कि मान लो किस पर निकाले हैं, वो तो सिमेट्री सेम ही आएगा।
जैसे इस पर निकाल लेते हैं, तो इस पर जो है इस क्यू के कारण इधर आएगा कुछ फोर्स एफ, मान लिया एफ, जहां पर एफ की वैल्यू कितनी होगी कि क्यू स्क्वायर बाई ए। इस क्यू के कारण भी इस पर ऐसे आएगा एफ, और इसके कारण जो आएगा क्या वो एफ आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस तो ए थी, लेकिन ये डिस्टेंस कितनी है, √2 है। तो ये वाले फोर्स अगर एफ है ये वाले, तो ये वाला कितना होगा, ये अलग होगा कुछ, एफ बाई 2 होगा। ये इसको अलग मान लो एफ डैश, क्या मान लो, एफ डैश, जहां पर एफ डैश कितना होगा, हियर एफ डैश, जहां पर एफ डैश कितना होगा, एफ डैश होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2a स्क्वायर। अब क्या आएगा इन तीनों का रिजल्टेंट, दिस दिस दिस, तो ओवरऑल नेट कितना आएगा तीनों का रिजल्टेंट मिला करके। तो इस वाले एफ और इस वाले एफ का तो ले लो पहले रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना आसान है, कितना आएगा इन दोनों का, इन दोनों का √2f आएगा बीच में, और ये एफ डैश भी इसी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये 45 पर है एफ डैश, और इनका रिजल्टेंट भी 45 पर आएगा, तो एक ही लाइन में हो गए, और जब एक ही लाइन में हो गए तो फिर उनका रिजल्टेंट क्या होगा, सीधा ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आया सब मिला करके, एफ डैश प्लस √2f, लिख लो आंसर। यहां पर एफ डैश की वैल्यू ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट्स द आंसर। कॉमन निकाल के लिख सकते हैं इसको और अच्छे से अरेंज करके, ठीक। देखो फोर्स जैसे नॉर्मल फोर्स होता है, जैसे टेंशन फोर्स होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशनल एमजी होता है, वैसे ही ये फोर्सेस को कोई स्पेशल नहीं मानना है, और फोर्स के क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं सारे सेम ही। अभी तो मैं सिंपल फोर्स पूछ रहा हूँ, फिर इसका एप्लीकेशन फोर्स इक्वल टू एम ए, वो सब इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स 0, वही सब चीज आ जाती है घूम फिर के फिर। हाँ कौन बड़ा हुआ किससे, हाँ इससे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है मैंने पहले, उसका और इसका नहीं निकाला है। किसका रिजल्टेंट निकाला है, ये सर्किल इसलिए किया है, किसका रिजल्टेंट है ये √2f, इस एफ का और इस एफ का, और इस और एफ इस एफ का 45 पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। दो स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स हैं Q और -Q, इनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया लेंथ L की, दोनों के मास सेम है M और M। अभी इसको सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दें तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, अगर इसको रेस्ट से रिलीज कर दे तो क्या होगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो हम यही चाहते हैं स्लैक ना हो, इसके लिए इस वाले पर मिनिमम कितना फोर्स लगाएं। क्वेश्चन यही है मेरा, क्या ये स्मूथ सरफेस है, कुछ नहीं बोला तो स्मूथ ही मानते हैं। फाइंड एफ मिनिमम, find F minimum so that a string does not become slack, स्ट्रिंग स्लैक ना हो, उसके लिए मिनिमम एफ कितना लगाया जाए किसी एक पर, जैसे कि इस पर लगा रहा हूं मैं। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। क्या, माइनस नहीं बोलना होता, मैग्नीट्यूड बताना होता है। क्योंकि स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, कैसे कैसे आएगा,
प्लस और माइनस से तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तभी तो क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल सही सोचा है। देखो कुछ ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वो इस आधार पे बोल रहे हैं कि यार ये माइनस क्यू प्लस क्यू अट्रैक्ट करेंगे, कितने लेंथ है, कितनी डिस्टेंस है जिनके बीच में, एल, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई, तो इधर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लगेगा तो उतना ही आगे लगा दो ताकि ये रुक जाएगा। बट भाई वो भी तो अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो वो तो उसके पास आ ही जाएगा, अगर ये नहीं गया तो फिर भी स्ट्रिंग स्लैग हो जाएगी। तो फिर क्या करें? अब देखो ये सस्ते लॉजिक मत लगाया करो, 2 है तो 2 टाइम्स कर दिया, ये क्या लॉजिक हुआ इस बात का 2 टाइम्स का, मुझे समझाओ। हाँ अब सही सोचे। देखो मैं बार बार बोलता हूँ फिजिक्स में विजुअलाइजेशन करो, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम आ जाए तो वहां विजुअलाइजेशन लगता है, बाकी जगह इतना नहीं होता। अब जैसे ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, बोलने में तो छोटी सी बोल दी मैंने, लेकिन अब कुछ बच्चों को लगता होगा सर हमारे लिए छोटी नहीं है, किसी को लगता होगा कि तो बहुत इजी है, तो जिसको जो भी लग रहा है वो अपने हिसाब से तो करे और बताए मेरे को। वैसे अच्छा है कि काफी बढ़िया सोच रहे हैं ज्यादातर बच्चे। इस बैच में ज्यादातर बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा सोचते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गलत आंसर बताया, नहीं तो ज्यादातर में सब इसका आंसर ही बोल देते हैं कि इसका बैल इसका, ऐसा मैंने देखा है। पर यहाँ थोड़ा तो सोचा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब उसको पूरा तो करके बताओ, वैसे नहीं कि तारीफ करने तो ज्यादा खुश हो जाए, अभी पूरा कुछ नहीं बताया, अभी कम से कम सोचा है। देखो भाई मुझे तुम लोगों की एक आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्वेश्चन को जब बोला है करो बैठे रहते हो ना, होमवर्क के क्वेश्चन नोट करते हो शीट के, ये जो चीजें हैं ये सही नहीं है। ये एक जैसे बोलते हैं ना आइडियल पुली आइडियल स्ट्रिंग, ऐसा होता नहीं है, ऐसे आइडियल स्टूडेंट जो कि होते नहीं है। बट कुछ तो नियरेस्ट होना चाहिए ना, क्या? बोलते हैं जैन जी कुछ ऐसे है ना, जैन जी वाले बच्चे अपने हिसाब से सब अपना काम करते हैं, क्यों किसी की नहीं मानते। देखो सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये वाला तो हम रोक सकते हैं, इसको तो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला क्यू तो इससे अट्रैक्ट होगा, अगर उसको रोक भी दिया ये तो इसकी तरफ आएगा ही आएगा। बोलो हाँ या ना? तो फिर स्ट्रिंग को स्लैग होने से बचाने का एक ही तरीका है कि ये तो चलेगा ही चलेगा, तो इसको भी उतने ही वेलोसिटी से चला दो जितने से ये चले, और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो इसका मतलब दोनों के एक्सीलरेशन भी क्या होने चाहिए इससे, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन तो आएगा। अरे हाँ या ना? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर स्ट्रिंग स्लैग ना हो तो वो तभी पॉसिबल है जब बच्चों दोनों के एक्सीलरेशन क्या हो जाए सेम।
तो जितने एक्सेलरेशन से ये चलेगा उतने से ये चलेगा, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो हमेशा इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट बनी रहेगी एल, और स्ट्रिंग टाइट की टाइट बनी रहेगी। स्टार्टिंग में जितनी टाइट थी उतनी टाइट बनी रहेगी। यस और नो? ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको सोल्व तो करो ना, कैसे सोल्व करें? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एफ मिनिमम इधर, टेंशन इधर, टेंशन इधर, और कौन सा फोर्स, और कौन सा फोर्स, और कौन सा फोर्स, और कौन सा फोर्स। अरे भाई नॉर्मल एमजी तो कैंसिल हो गया, उसको छोड़ो। हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रही है, उस डायरेक्शन की बात करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी तो होगा कूलम्ब फोर्स का, वो कौन लगाएगा? यहां एफ, और इस पर भी कूलम्ब फोर्स लगेगा एफ। ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का। ये एफ एफ अट्रैक्शन होगा, टी टेंशन, इसमें स्ट्रिंग पे ऐसे लगेगा। अब हम नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिख दें, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया दोनों का सेम, तो पूरे सिस्टम के लिए भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। तो मैं पूरे सिस्टम के लिए लिख देता हूं। किसके लिए लिख देता हूं? होल सिस्टम, मतलब दोनों ब्लॉक सिस्टम में दो ही तो है। तो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बराबर एम ए होता है कि नहीं होता है एक्सेलरेशन? अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। एक्सटर्नल फोर्स बोलो क्या है? एफ मिनिमम है ना, टी तो इंटरनल हो गया ना, ये टी और एफ तो इंटरनल हो गए ना। कैसे पता चलता है कि कोई फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? हाँ, इंटरनल का सम क्या होता है? नेट जीरो। इंटरनल इक्वल और अपोजिट होता है, टी इक्वल और अपोजिट, एफ इक्वल और अपोजिट। यस और नो? तो ये पता करो ये बातें। तो कितना आ गया इसका एक्सीलरेशन? आया कि नहीं आया? एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है मिनिमम अपॉन टू एफ। अब क्या करूं? ये इसको एफ ही मान लेते, बाद में देखेंगे मिनिमम है कि नहीं है। मिनिमम के लिए बाद में देखेंगे। अब क्या करें? यस, अब अपन को एक काम करना है कि एक्सेलरेशन तो आ गया, मुझे एक्सेलरेशन नहीं चाहिए था, मुझे तो एफ चाहिए था। दो वेरिएबल है ए और एफ, तो अपन किसी एक बॉडी के लिए भी नेट फोर्स इक्वल टू एम लगा देते हैं, किसी भी एक के लिए। बताओ किसके लिए लगाएं? पीछे वाली के लिए लगा दो चाहे आगे। चलो पीछे वाले प्लस क्यू के लिए लगा देते हैं। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं प्लस क्यू पर? एक तो टी लग रहा है, एक एफ लग रहा है, बस ये लग रहा है ना। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम देख रहा हूं मैं प्लस क्यू का, तो इस पर भी एक्सेलरेशन इसका भी ए ही है। तो इसका नेट फोर्स हो गया टी प्लस एफ। इसका मास कितना है? एम ए। बोलो। और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहां पर? कितनी है एफ भाई? अरे ये एफ लगे वो एफ लगे यार, इसको एक काम करो, ए वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक को कुछ लिख लो ई, नहीं तो अपन सब गोलमाल कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है ये वाला, कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। और ए की वैल्यू कितनी है? ये एफ एक्सटर्नल वाला है 2m, एम से एम कट गया। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? स्ट्रिंग स्लैक ना हो। इसका क्या मतलब है? यानी टेंशन जीरो ना हो, यही तो बात हुई। तो टी की वैल्यू को क्या मैं यहां से लिख सकता हूं? एफ बाई टू माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सुनो, एक मिनट बैटरी लेके आता हूं।
हाँ जी, तो अपन कर रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व, है ना, बैटरी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पर अपन ने एक्सेलरेशन निकाल लिया था इसका, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास से। तो एक्सटर्नल फोर्स F अपॉन 2m, यहाँ पर चल गए थे अपन FBD पर। कौन से वाले का FBD बना रहे थे? Q वाले का। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है T, एक लग रहा है FE, इज इक्वल टू MA। ए की वैल्यू अपने पास एक्सटर्नल फोर्स ये है F अपॉन 2m, F अपॉन 2m से m कट गया, तो T कितना आ गया? F/2 माइनस FE। तो ये कितना आएगा यहाँ से? आप क्या करें? तो अपन को बोला है कि स्ट्रिंग स्लैक ना हो, तो कंडीशन ऑफ नॉट स्लैक की क्या होगी? T ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। तो स्ट्रिंग नॉट टू स्लैक, फॉर स्ट्रिंग नॉट टू स्लैक क्या करना पड़ेगा अपने को? टेंशन ग्रेटर देन 0। और टेंशन ग्रेटर देन 0 कब होगा? F/2 माइनस FE ग्रेटर देन 0। तो F ग्रेटर देन क्या आ गया? 2FE। तो मिनिमम वैल्यू क्या बताएं? तो F/2 माइनस FE ग्रेटर देन 0। तो F ग्रेटर देन 2FE। तो मिनिमम वैल्यू क्या बताएं? हाँ, 2FE बताएंगे लिमिटिंग केस में। तो अब जैसे x ग्रेटर देन 4 आ जाए, बोले x की मिनिमम वैल्यू बताओ। वैसे तो मुझे पता है कि इक्वल का साइन नहीं है, तुम ये बोलोगे कि सर इक्वल नहीं है तो मिनिमम 2f के बता रहे हो, तो फिर क्या बताएंगे? तो लिमिटिंग केस में तो हम ये बता ही सकते हैं कि f मिनिमम क्या हो गया। ये इक्वल मैंने लेने का मतलब है कि टेंशन को यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, मतलब मिनिमम के केस में टेंशन जस्ट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन जस्ट 0, मतलब स्ट्रिंग हल्की सी टाइट रहेगी बस। तो यही इसका आंसर है। और एफ की वैल्यू क्या होगी? दोनों के बीच में अट्रैक्शन k⁴ भाई। अब कुछ बोलेंगे सर 2 बताया था हमने, आंसर आ गया ना। तो तुक्के से आ गया। अगर मास दोनों के mm नहीं होते, मान लो एक का मास 2m होता, एक का m होता, तो यहां था F/3m, यहां था F/3m, यहां था F/3, और F ग्रेटर देन आता 3FE। मास कुछ अलग होता तो कुछ अलग आता। कई बार क्या तुक्के से सही चीजें आ जाती है, नहीं आ जाती क्या? हाँ, क्या हो गया? अरे फोर्स निकालना है, इसमें रिलेटिव थोड़ी यूज करना है। हाँ, फोर्स रिलेटिव नहीं होता है। हाँ, हाँ, रिलेटिव से भी कर सकते हो करने में, एक को रोक के दूसरे को उस पर स्यूडो फोर्स लगाओ, बट क्यों करनी इतनी माथा पच्ची जब ये सिंपली हो रहा है? तो जहां पर वो कन्वीनियंट होता है वहां पर उसको करना सही है। ठीक है, वो खुद से करके देखो, अच्छी बात है ये। हाँ भाई, क्या हुआ? नींद खुल गई? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। हाँ, देखो आज मैं 15 मिनट लेट आया था, इसलिए 15 मिनट लेट छोड़ेंगे क्लास। बैठा दो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है और दो चार्ज पार्टिकल्स हैं m और m। ये स्ट्रिंग की लेंथ l है, ये दोनों के मास अलग है। इसका मास 2m है, नीचे वाले का, ऊपर वाले का मास m है। बोला है कि दोनों के चार्ज सेम है। लिख लो, चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल इज सेम। चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल्स इज सेम। देन फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल इज सेम, then find value of charge so that find value of charge so that tension in both strings is same, so that tension in both strings is same, so that tension in both strings is same।
हम्म अब टेंशन सेम बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन सेम कर देंगे। देखो सिस्टम दिख रहा है हमको कि पूरा सिस्टम रेस्ट में ही है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन थोड़ी कर सकते हैं। और अगर दोनों ही पार्टिकल रेस्ट में है तो क्या करें हम, नेट फोर्स इक्वल टू 0। और क्या करेंगे इसके अलावा बताओ। अब दोनों के चार्ज सेम है ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो अगर मैं एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, जैसे एम वाले का बनाता हूं ऊपर, ठीक है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे पहले एम वाले पर। देखो एक तो इस स्ट्रिंग का टेंशन लगेगा टी, एक ऊपर वाली का लगेगा टी, लगेगा टी, दोनों का सेम है। एक इसका वेट होगा नीचे mg, और कौन सा फोर्स लगेगा इस एम पर, एक इसका, अगर इसका चार्ज q है तो इसका चार्ज भी q, तो इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा। और चूंकि ये रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0, दोनों पर ही होगा। तो मैं m पर नेट फोर्स 0 कर रहा हूं पहले, तो नेट फोर्स 0 करूंगा तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे की तरफ, और नीचे वाला फोर्स टी से टी खत, एफ ई बराबर एम जी, और एफ ई की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी अपॉन के इंटू एल, खत्म, यही पूछा था मैं। तो कुल मिला के कूलम्ब का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे बाकी फोर्स होते हैं वैसे ये फोर्स है, और जैसे फोर्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें मैं क्वेश्चन तो वो बना सकता हूं, सर्कुलर मोशन का बना दूं क्वेश्चन, एक पार्टिकल को रख दिया घुमा दिया, वो फिर बाकी सब चीजें हमें आनी चाहिए। जैसे बाकी फोर्स को यूज करना है वैसे ही इसे यूज करना है, बस बात इतनी सी है। समझ में आ रही है बात। जैसे एक नेक्स्ट क्या, हाँ वेरी गुड, टेंशन की वैल्यू भी अगर हमसे पूछ लें तो वो कितना आएगा, यस, कैसे, ये तो ऊपर वाले पर नेट फोर्स 0 किया, अगर नीचे वाले पर नेट फोर्स 0 करते तो ऊपर टेंशन, नीचे 2mg, और नीचे ही इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो T बराबर Fe प्लस 2mg, और Fe है mg, तो T की वैल्यू कितनी हो गई, 3mg। वेरी गुड, बिल्कुल, हाँ दोनों में सेम है ना, तो अगर इसमें TmG तो उसमें भी 3mg, तो क्या इक्वेशन, समझ नहीं आ रही बात क्या बोल रहे, वो तो Fe की वैल्यू आई है mg। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ओरिजिन पर 1 कूलम है, बाकी अल्टरनेट प्लस माइनस चार्ज रखे हुए हैं, जैसे 1,0 पर +1, 2,0 पर -2 कूलम, 3,0 पर 3 कूलम, 4,0 पर -4 कूलम, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल है। बताना है ओरिजिन वाले पार्टिकल पर नेट कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड नेट कोलम्बियन फोर्स
नेट कोलंबियन फोर्स, रुक जाओ, नेट कोलंबियन फोर्स एट पार्टिकल placed at origin. At particle placed at origin. क्वेश्चन लिख लिया सबने? इसमें देखो 1 का फोर्स लगेगा इस पर रिपल्शन, फिर -2 का अट्रैक्शन रिपल्शन, ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बनेगी ना? हाँ, तो वो सीरीज को सोल्व करना। और बताना मुझे फिर क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। वो बाद में बताएंगे, उसको खुद से करना, होमवर्क क्वेश्चन है वो। क्या ये तो भी करना है? इस बात का क्या मतलब है ये वाले का? माना कि हम JNG के लोग हैं, बट अपनी आदतें सुधारो, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। देखो यहां पर एक लाइन पर 2 पार्टिकल रखे हुए हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं सारे हम जो कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक नहीं 2 पार्टिकल फिक्स रखे हुए हैं और इनकी वैल्यू भी कुछ अलग अलग ले लेते हैं अपन। लेट से ये है 16Q और एक है स्मॉल q। बोला गया है दोनों फिक्स हैं एक लाइन पर। फिक्स मतलब इनको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, भाग नहीं सकते। बोला है कि तीसरे पार्टिकल, इनके बीच की डिस्टेंस है L, तीसरे पार्टिकल की पोजीशन क्या हो। पोजीशन मतलब कहीं से भी डिस्टेंस बता दो इससे इससे, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। क्वेश्चन लिख लें, फाइंड पोजीशन वेयर थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड। where third charge particle should be placed. पोजीशन where third charge particle should be placed. थर्ड कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। so that it is in equilibrium. so that it is in equilibrium. इक्विलिब्रियम का बोला गया है। इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम तो हम सब जानते हैं। हाँ, नल पॉइंट भी कह दो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो पॉइंट जहां नेट 40 हो तो नल पॉइंट कह दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो पॉइंट होगा कहां? हाँ, कैसे किया? वेरी गुड, बहुत सिंपल है। तो देखो वो पॉइंट जो होगा, देखो इसमें क्या है कि हमें पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि वो पॉइंट होगा किधर। इनके बीच में कहीं होगा कि Q के राइट होगा कि 16Q के लेफ्ट होगा। पहले तो यही सोचना पड़ेगा कि वो होगा किधर। Q के साइड में होगा, इधर, कि दोनों के बीच में कहीं होगा। इधर क्यों नहीं हो सकता वो पॉइंट? इधर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम खुद से देख सकते हैं। यस, क्योंकि जैसे यहां रख दिया मैंने तीसरे पार्टिकल को, तीसरा पार्टिकल कैपिटल की, तो इसके कारण रिपल्शन इधर, वो भी प्लस प्लस रिपल्शन करेगा, तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, नेट जीरो होगा क्या? अच्छा आपको सर ये माइनस हुआ तो कोई बात नहीं, माइनस हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, वो भी प्लस होने के कारण अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स फिर क्या हो गए इससे। तो यहां पर नहीं हो सकता, मतलब होगा तो इनके बीच में ही कहीं।
अब वो कहां होगा, उसकी डिस्टेंस बतानी है हमें। तो मान लो कि यहां से डिस्टेंस लेट से कुछ है x, तो यहां से कितनी होगी ऑब्वियसली। अब नेट फोर्स 0 है, तो बच्चों नेट फोर्स 0 करने का क्या कंसेप्ट है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अपोज। तो डायरेक्शन तो दिख ही रही है, 16 क्यू के कारण इस पर इधर लगेगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 16 क्यू, और स्मॉल क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा। क्या दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल है। तो बस अपने को क्या करना है, मैग्नीट्यूड इक्वल। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए क्यू पर स्मॉल क्यू का और क्यू पर 16 क्यू का, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। देखो कोई भी वेक्टर को हम ऐसे लिखें तो वो वेक्टर है, ऐसे लिखें तो मैग्नीट्यूड है, या सिंपली ऐसे लिखें तो भी इसका मतलब क्या समझना है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड में ऐसे मत सोचना कि सर वो लेफ्ट है तो माइनस प्लस, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने ये बात। ओके, तो क्या इक्वेट कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं कि वेक्टर इक्वेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वेट कर रहे हैं। बस हो गया खत्म। तो इसका फोर्स इस पर क्या आएगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू 16 क्यू अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, खत्म। बचा 1/x² इक्वल टू 1 अपॉन नहीं 16 अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स चाहिए तो दोनों तरफ रूट ले लो ताकि ये हट जाए एक्स, ये स्क्वायर हट जाए। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1/x अपॉन 4 अपॉन एल माइनस एक्स। वैसे तो प्लस माइनस आएगा रूट लेने पर, तो दो केस बनेंगे, एक बार प्लस लेकर के एक बार, तो एक बार प्लस लेकर के कर लेते हैं पहले तो। यहां से कितना आएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, l/5। और अगर माइनस लेके करे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -l/, और माइनस क्या डिस्टेंस हो सकती है क्या, तो ये वाला केस कंसीडर नहीं करना है। वो तो मैथ्स बता रही है कि दो केस होंगे, लेकिन फिजिकल सिचुएशन से भी तो उसको करना होता है वियोलेट। क्यों, जैसे कोई रिपोर्ट होती है डॉक्टर की, उसमें लिखा है प्लीज कोरिलेटेड विद क्लिनिकल सिम्टम्स, रिपोर्ट में कुछ है लेकिन क्लिनिकल कुछ है उसका सिम्टम। तो मैथ्स बता रही है कि प्लस माइनस आ रहे हैं दो केस, लेकिन माइनस वाला हमारे लिए कोई काम का नहीं है। समझ में आ गई बात। अगर एक माइनस कर दूं मैं, कोई सा भी एक, अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो डिस्टेंस आई है l/5 आई है, किसके पास आया है ये पोजीशन, छोटे वाले के पास, और आना भी चाहिए था छोटे वाले के पास। ऐसे भी थोड़ा सा इसको सोच के देखो, क्योंकि जो छोटा है चार्ज तो वह बेचारा छोटा ही है, अगर उसकी डिस्टेंस ज्यादा कर दी तो ऊपर चार्ज छोटा नीचे डिस्टेंस ज्यादा, तो और कम हो गया फोर्स, तो क्या वो दूसरे की बराबरी कर सकता था, नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना कि नल पॉइंट, इसको नल पॉइंट भी कहते हैं, जहां नेट फोर्स 0 होता है, वो किसके पास होता है, छोटे, किसके पास होता है नल पॉइंट, अरे किसके पास होता है, जो चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या हो, छोटा। इसी क्वेश्चन में अगर एक को माइनस कर दिया जाए, अब बताओ नल पॉइंट यानी कि जहां थर्ड पार्टिकल को रखने पर नेट फोर्स 0 होगा, वो कहां पोजीशन होगी। क्वेश्चन अगला है, बस चेंज इतना सा है कि प्लस की जगह इस वाले को माइनस कर दिया गया है, और क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल इज 0। Find position where force on third charge particle is 0. Question is same. l/3 देख लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस बार थर्ड पार्टिकल को कहां प्लेस करना होगा, दोनों के बीच में या दोनों के बाहर, और बाहर तो किधर, क्यू के राइट की क्यू इसके लेफ्ट, या दोनों ही तरफ कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों,
ऐसा क्यों? वाई सो? ऐसा क्यों? यहां पर नहीं चलेगा इस बार नेट फोर्स 0। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस प्लस रिपेल इधर, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट, तो दोनों फोर्स तो क्या हो जाएंगे? ऐड। तो यहां तो नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा। यहां क्या दिक्कत आएगी? यहां भी तो रख सकते हैं ना। देखो ये वाला जो है इसका अट्रैक्शन इधर, उसका रिपल्शन, तो दोनों अपोजिट तो आ रहा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते दोनों बराबर? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, ऊपर से डिस्टेंस भी कम, तो इसका फोर्स 16 क्यू का तो ज्यादा होगा ना इस पर, और वो बेचारा चार्ज भी छोटा, ऊपर से डिस्टेंस भी ज्यादा, तो उसका फोर्स कम होगा। क्या कभी दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे? नहीं। इसलिए हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हमेशा तीसरा पार्टिकल की जो नल पॉइंट होगा जहां नेट, वो हमेशा किसके पास होगा? छोटे वाले के पास। और छोटा वाला कौन है मैग्नीट्यूड में? ऐसे मत बोलना कि सर देखो माइनस है तो माइनस तो छोटा होता है, -16 तो 1 से छोटा है। बात किसकी हो रही है यहां पर? मैग्नीट्यूड की। वेरी गुड, क्या बात है, समझदारी बढ़ जाती है लास्ट में आते आते तो ये वाली पोजीशन क्या होगी इसकी? एक्स मान ली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? तो फोर्स इक्वेट कर दें, इसका फोर्स उधर, इसका इधर, तो क्या आंसर आएगा? कर दिया होगा फिर तो सब बच्चों ने। क्या आया आंसर? बताई दो फिर मुझे, डायरेक्ट मैं क्यों सॉल्व करूं। क्या आंसर आ रहा है? एल भाई, किस किसने कर लिया इसको सॉल्व? देखो सबने नहीं किया अभी भी, काफियों ने कर लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसको सॉल्व कर लेना बच्चों जिन्होंने नहीं किया है। और इसका आंसर जैसा कि सब बता रहे हैं, मैं मान लेता हूं कितना आ रहा है? L/3। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बैग में बंदूक भी रखी है। चुप हो जाओ। अरे हल्ला नहीं। इसमें क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि ये पार्टिकल फिक्स नहीं है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इट इज नॉट फिक्स। इट इज नॉट फिक्स। क्या क्या हुआ भाई? हाँ, ये फिक्स नहीं है, दोनों मूवेबल है, फ्री टू मूव है। अब बताएं, थर्ड पार्टिकल, वैल्यू भी बदल देता हूं मैं कुछ इसकी, लेट से 9Q कर देता हूं। क्वेश्चन सिमिलर है, क्वेश्चन ये है, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। yes, third charge, so that it is in equilibrium, so that whole system is in equilibrium, so that all three charges are in equilibrium, so that all three charges are in equilibrium. अब इस बार होल सिस्टम, मतलब ये दोनों, अभी ये फिक्स नहीं है तो ये भाग सकते हैं रिपल्शन से या अट्रैक्शन से, तो इनको भी इक्विलिब्रियम में करना है। तो थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तक जो कर रहे थे उसमें सिर्फ पोजीशन हमसे पूछी जा रही थी, वैल्यू नहीं पूछ रहे थे, वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि थर्ड चार्ज क्यू हमेशा कट जा रहा था ना क्यू थर्ड चार्ज, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अब पूरा ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है तो हमारे पास कंडीशंस ज्यादा हैं।